हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निक प्ले। हम यहाँ बात करने वाले हैं पीकी ब्लाइंडर सीजन 1 एपिसोड 1 की। और कहानी की शुरुआत होती है एक चाइनीज अंकल से, जो एक लड़की को दिखाते हुए बोलते हैं कि ये वही लड़की है। और इस पे थॉमस सेट भी बोलता है कि वही लड़की जो भविष्य बताती है। और फिर अपनी जेब से एक नोट निकाल के उस अंकल को देता है। और सब लोग छुप के देख रहे होते हैं, और बच्चे भी। और फिर वो लड़की अपनी पोटली से लाल रंग का कुछ पाउडर निकालती है और कुछ मंत्र से पढ़ के घोड़े पे फूंक सा मारती है। और इस पे जो बच्चे छुप के देख रहे होते हैं कहते हैं कि ये घोड़े को जिताने के लिए जादू कर रहे हैं। और ऐसा करके दोनों चले जाते हैं। और थॉमस शेल्बी बोलता है कि इस घोड़े का नाम मोनहैगन बॉय है। सोमवार को 3 बजे कैंपटन पर, और बोलता है कि तुम लेडीज अपनी बेट खुद लगाओगे और किसी को बताना मत। और ये कह के थॉमस शेल्बी चला जाता है। और ये कहानी है ब्रिमिंघम इंग्लैंड 1919 की। और सड़क किनारे एक आदमी बोलता है, तुमने देखा, भगवान को किसी की परवाह नहीं है, चाहे वो गंदगी में रहता हो चाहे वो महल में रहता हो। और कहता है कि भगवान को किसी की परवाह नहीं है, चाहे वो गरीब हो चाहे वो अमीर हो। और रोड पे चलते हुए लोग थॉमस को बोलते हैं, गुड मॉर्निंग मिस्टर शेल्बी। और हमेशा की तरह ब्रिमिंघम का एक बिजी दिन, जहाँ थॉमस सिगरेट जलाते हुए अपने घर जाता है और दरवाजा खोलता है और देखता है कि फिन सिगरेट पी के साइड फेंक देता है। और कहता है कि आर्थर का गुस्सा नर्क की तरह है। और इस पे थॉमस फेंकी हुई सिगरेट उठा के कहता है कि एक 10 साल का बच्चा नर्क के बारे में क्या जानता है। और इस पे फिन कहता है कि मैं संडे को 11 साल का हो जाऊंगा। और अब चलते हैं शेल्बी के दूसरे अपार्टमेंट में, जहाँ पर सारे इलीगल काम होते हैं, जैसे बेल्टिंग लगाना है। और इसकी सारी देखभाल जॉन करता है, उसका भाई। और जॉन आते हुए कहता है कि टॉमी देखो, इस डायरी में सब में मोनहैगन बॉय है। इस पे थॉमस कहता है कि बहुत बढ़िया जॉन। और एक तरफ आर्थर शेल्बी, जो कि टॉमी का बड़ा भाई है, वो टॉमी को बुलाते हुए कहता है कि टॉमी इधर आओ जल्दी। और थॉमस से कहता है कि अब तुम गैरिसन कोर्ट्स में वही पाउडर ट्रिक करते हुए देखे गए। और इस पे थॉमस कहता है कि समय बहुत खराब है, लोगों को जरूरत है रीजन की बेट लगाने के लिए। और इस पे आर्थर कहता है कि वो चाइनीज थी। और इस पे थॉमस कहता है कि लेकिन वॉशर वुमन ने कहा वो एक जादूगरनी है और यह उन्हें भरोसा दिलाने में मदद करता है। और इस पे आर्थर कहता है कि हम चाइनीज के साथ गड़बड़ नहीं कर सकते। और इस पे थॉमस कहता है कि बुक की तरफ देखो जरा। और इस पर आर्थर कहता है कि चाइनीज के पास उनका कटर है। और इस पे थॉमस कहता है कि हम सहमत हुए थे, और कहता है कि उनके जितने भी रुपए हैं उस पर मैं चार्ज लूँगा। और इस पे आर्थर टॉमी से कहता है कि अगर क्या होगा मोनहैगन बॉय जीत जाए तो। और कहता है कि अब तुम रेस को फिक्स करने लगे हो। और पूछता है कि क्या तुम पे बिली किम्बर की परमिशन है हॉर्स रेस फिक्स करने के लिए। और आर्थर थॉमस से पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है और तुम सोचते हो कि हम उस बिली किम्बर और उस चाइनीज को संभाल लेंगे। आर्थर कहता है कि बिली के पास पूरी आर्मी है। और इस पे थॉमस कहता है कि मुझे पता है और मैं यही करूँगा। और कहता है कि मैं सोचता हूँ कि तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और इस पे आर्थर कहता है कि ये न्यूज़ बेलफास्ट से है। और थॉमस से कहता है कि आज रात 8 बजे मैं फैमिली काउंसिल बुला रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि आज रात तुम सब वहाँ पर हो। थॉमस से कहता है कि तुमने सुना मुझे, और कहता है कि वरना मुश्किलें बढ़ जाएंगी हमारे लिए। और जहाँ एक तरफ मिस्टर चेस्ल कैम्पबेल उन फाइलों को देख रहा है जो टॉप सीक्रेट हैं, और जिसमें नाम आर्थर शेल्बी का है जो लीडर है पीकी ब्लाइंडर का, और नाम है थॉमस शेल्बी का जो भाई है आर्थर शेल्बी का, और जिसे किंग गैलेट्री अवार्ड से नवाजा गया है। और जहां एक तरफ फ्रेडी अपने कॉमरेड से कहता है कि आज हम यहां पर वोट के स्ट्राइक पर एक्शन लेने के लिए हैं। और उस पर कॉमरेड कहते हैं हाँ। और उस पर फ्रेडी कहता है कि अपने हाथ खड़े करने से पहले हम उनके लिए हाथ खड़े करेंगे जो फ्रांस में लड़े थे और जो तुम्हारे दोस्तों के साथ हमेशा साइड बाय साइड खड़े रहते हैं। और कहता है कि तुम्हें खून के बदले मिलता ही क्या है। और कहता है कि क्या ये तुम हो जिन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं, क्या ये तुम्हारी वाइफ से जिन्हें रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इस पर कॉमरेड्स कहते हैं नहीं। और फिर फ्रेडी पूछता है कि उन्हें मिलता है जो हमारे बीच खड़े हैं, और इस पर कॉमरेड्स कहते हैं नहीं, उन्हें भी नहीं। और कहता है कि क्या वो लोग घर पे बैठ के आराम से ज़िंदगी बिता रहे अपना पेट भर के, और जबकि तुम्हारे पास इतना पैसा भी नहीं है कि तुम अपने बच्चों के पैर पे जूते पहना सको। और वो कौन से रिवॉर्ड्स है जो उन्होंने तुम्हें ऑफर किए हैं तुम्हारे सेक्रीफाइस के लिए, तुम्हारी मजदूरी कम करना, यही तुम्हारा रिवॉर्ड है। और कहता है कि वो हाथ खड़ा करे जो स्ट्राइक करना चाहते हैं। और सारे कॉमरेड्स हाथ खड़ा कर देते हैं अपना। और जहाँ मिस्टर कैम्पबेल टॉप सीक्रेट फाइलों में एक और नाम देखता है जिसका नाम है फ्रेडी थॉर्नी। और वैसे मिस्टर कैम्पबेल का असली मकसद है इन रियली टॉप सीक्रेट लोगों को ख़त्म करना, क्योंकि ये राजा के सिंहासन के लिए खतरा बन सकते हैं। और बात करें थॉमस शेल्बी की, जो अपने घर के साइड के बार में जाता है और अंदर जाते ही टोपी उतारते और फ्रेडी को देखता है। और इस पे बारटेंडर कहता है कि अपने घर में मिस्टर शेल्बी। और थॉमस अपनी जेब से 2 सिक्के निकाल के टेबल पे रखता है। और फ्रेडी अपनी चेयर से उठ के थॉमस के पास जाता है और उन 2 सिक्कों में से एक सिक्का अपनी साइड कर लेता है और बोलता है कि मैं सॉफ्ट लूँगा। और थॉमस से कहता है चीयर्स थॉमस, तुम्हारी अच्छी हेल्थ के लिए। और थॉमस की टोपी उठा के कहता है राजा का ताज। और कहता है कि मैं बेट लगाता हूँ, तुम जल्द ही राजा बनने वाले हो। और इस पे थॉमस कहता है कि तुम बेट नहीं लगाते।
और इस पे फ्रेडी कहता है नहीं, कुछ दिनों पहले ही शुरुआत की है सट्टेबाजी की। और इस पे थॉमस कहता है कि किसके बारे में। और इस पे फ्रेडी कहता है कि मेरे एक यूनियन में कॉमरेड है जिसकी बहन है, वो टेलीग्राम ऑफिस में बीएसए की फैक्ट्री में काम करती है। और वो कहती है कि उनके पास मैसेज आ रहे हैं लंदन से ब्रास तक, जो कि विंस्टन चर्चिल ने खुद कहे हैं। और टॉमी के पास आके कहता है कि कुछ चोरी के बारे में है, और जो कि कहती है कि चोरी है नेशनल सिग्निफिकेंस के बारे में। और वो कहती है कि उस लड़की को एक नाम की एक लिस्ट मिली है जो उसने टेलीग्राम मशीन के पास छोड़ दी थी, जिसमें तुम्हारा और मेरा नाम था। और वो एक किस प्रकार की लिस्ट हो सकती है जिसमें एक कम्युनिस्ट का नाम हो। और इस पे थॉमस कहता है कि क्या पता उस लिस्ट में उन आदमियों का नाम हो जो गरीबों को झूठे दिखावे देते हैं। और थॉमस फ्रेडी से कहता है कि तुम्हारे और मेरे बीच अंतर केवल इतना ही है कि कभी कभार मेरे घोड़े के चांस जीतने के ज़्यादा होते हैं। और इस पे फ्रेडी कहता है कि तुम जानते हो इन दिनों मैं मारपीट के किस्से बहुत सुन रहा हूँ, और कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि तुम उस बुलेट को फ्रांस में ले जाओ। और इस पे टॉमी कहता है कि भरोसा करो, कुछ रातें हैं जो मैं चाहता हूँ कि काश तुम्हारे पास होती। और फिर बार के अंदर डैनी आता है, जो आते ही तोड़फोड़ करने लगता है। और आर्थर और शेल्बी दोनों ही उसे पकड़ लेते हैं ताकि वो तोड़फोड़ ना करे और किसी को नुकसान न पहुंचाए। और डैनी चिल्ला चिल्ला के कहता है कि वो मुझे मार डालेंगे। और आर्थर और फ्रेडी दोनों ही उसे नीचे दबोच लेते हैं और कहते हैं कि सांस लो, लंबी सांस। और दोबारा डैनी कहता है कि वो मुझे मार डालेंगे। और इस पे थॉमस कहता है कि डैनी ये इंग्लैंड है और हम यहाँ अपने घर में हैं। और कहता है कि तुम फ्रांस में नहीं हो और ना ही तुम आर्टिलरी सेल में हो, और तुम एक अच्छे आदमी हो। और कहता है कि सब कुछ ठीक है डैनी। और जब डैनी होश में आता है तो थॉमस से कहता है ओ माय गॉड, ये मैंने दोबारा किया। और इस पे थॉमस कहता है कि हाँ तुमने दोबारा किया, और कहता है कि तुम्हें ये सब रोकना पड़ेगा। और डैनी से कहता है कि तुम अपने घर अपनी बीवी के पास जाओ, और कहता है कि अपने दिमाग से सारा नशा और सारी गंदगी निकाल दो। और इस पे डैनी कहता है मुझे माफ़ करना मिस्टर सेल्बी, हाँ मैं ये करूँगा। और इस पे बारटेंडर कहता है कि मिस्टर सेल्बी आपको इसका कुछ करना पड़ेगा। और इस पे फ्रेडी बारटेंडर से कहता है कि तुम अपनी प्रोटेक्शन के लिए पीकी ब्लाइंडर को बहुत सारा पैसा देते हो। और टॉमी से कहता है कि तुम ही यहाँ के कानून हो, है कि नहीं। और थॉमस से कहता है कि शायद तुम्हें डैनी के दिमाग में भी गोली मार देनी चाहिए जैसा वो पागल हॉर्सों के साथ करते हैं। और कहता है कि शायद क्या पता तुम्हें किसी दिन मेरे दिमाग में ही बंदूक की गोली भरनी पड़े। और ऐसा करके थॉमस अपने सर पर कैप रखता है और कहता है कि बिल को पीकी ब्लाइंडर के पास ले आना। और ऐसा करके थॉमस चला जाता है। और जहाँ एक तरफ मिस्टर चेस्ली कैम्बल ब्रिमिंघम में आ चुका है और दूसरी तरफ जॉन गलियारे से गुजर रहा होता है, तभी पॉली उस पर गन तान देती है और कहती है कि गन की तरफ देखो, और कहती है कि कुछ याद आया। और इस पर जॉन कहता है हाँ याद आया। और तभी पॉली जॉन को एक कसकर थप्पड़ मारती है। और जब जॉन नीचे गिर जाता है तो तब पॉली कहती है कि गधे ऊपर उठो। और इस पे जॉन कहता है कि आंट पॉली आपने ये क्या किया। और इस पे आंट पॉली कहती है कि फिन इस दोपहर में इस बंदूक से खेल रहा था, और कहती है कि एड़ा बार बार बच गई क्योंकि ये बंदूक पूरी भरी हुई थी। और इस पे जॉन कहता है कि ये मेरी पॉकेट से गलती से गिर गई हो। और इस पे पॉली कहती है कि उसने कहा कि उसे गन बैटिंग शॉप में मिली और जिसमें बुलेट भरी हुई थी। और इस पे जॉन कहता है कि उस वक्त मैं नशे में होऊंगा। और इस पे पॉली कहती है कि तुम कम नशे में नहीं होते। और फिर जॉन आंट पॉली से माफी मांगता है। और इस पे आंट पॉली कहती है कि ये बात हमारे बीच ही रहनी चाहिए, और कहती है कि अगर तुम वादा करते हो कि तुम गन दोबारा कहीं नहीं छोड़ोगे। और इस पे पॉली जॉन को गन देते हुए कहती है कि मैं जानती हूँ कि 4 बच्चों का होना, वो भी बिना किसी माँ के, बहुत मुश्किल है। और कहते हैं कि अब चलो हमें देर हो रही है। और एक तरफ फिन दरवाजे के पीछे से सुन रहा होता है कि आर्थर कह रहा है कि ये फैमिली मीटिंग मैंने इसलिए बुलाई क्योंकि मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और आर्थर कहता है कि स्कूल बोर्ड और लव लॉक पिछली रात को बेलफास्ट से आए हैं, और बताता है कि कल रात वो संकिल रोड की पब में थे और उस पब में एक पुलिस वाला था जो ये दे रहा था। और आर्थर बताता है कि वो भर्तियां कर रहे हैं प्रोटेस्टेंट इरिशमैन की यहाँ आने के लिए, वो भी स्पेशल। और इस पे एडा पूछती है कि क्या करने के लिए। और इस पे आर्थर कहता है कि इस सिटी को क्लीन करने के लिए। और इस पे थॉमस कहता है कि वो चीफ इंस्पेक्टर है जो पिछले 4 सालों से आईआरए के आदमी क्लियर कर रहा है, वो भी बेलफास्ट के। और इस पे आर्थर कहता है कि तुम इतना कैसे जानते हो। और इस पे थॉमस कहता है कि मैं उनसे पूछता हूँ क्योंकि हम उन्हें पे करते हैं। और इस पे आर्थर कहता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो इस पे पॉली पूछती है कि वो इन्हें ब्रिमिंघम में क्यों भेज रहे हैं। और इस पे थॉमस कहता है कि क्योंकि यहाँ बीएसए में ब्लडी स्ट्राइक चल रही है। और बताता है कि अब तो न्यूज़पेपर भी राजद्रोह के बारे में बता रहे हैं और क्रांति के बारे में। और बोलता है कि मेरे हिसाब से वो कम्युनिस्ट के पीछे हैं। और इस पे पॉली कहती है कि ये पुलिस वाले हमें अकेला छोड़ देंगे, राइट। और इस पे थॉमस बोलता है कि ग्रीन लेन्स में इरिशमैन है जो बेलफास्ट को छोड़ के गए हैं उनसे बचने के लिए। और उनका कहना है कि कैथोलिक मैन जो उन्हें क्रॉस करते हैं वो रात को गायब हो जाते हैं। और इस पे जॉन कहता है कि लेकिन हम आईआरए नहीं है, और कहता है कि हम राजा के लिए लड़ते हैं। और कहता है कि कुछ भी हो लेकिन हम पीकी ब्लाइंडर हैं। और कहता है कि हम कॉपर से नहीं डरते।
और इस पे आर्थर कहता है कि जॉन सही कह रहा है। और इस पे जॉन कहता है कि अगर वो हमारे पास आए तो हम उनका एक एक करके मार देंगे। और इस पे आर्थर आंट पॉली से पूछता है कि तुम क्या सोचती हो। और इस पे आंट पोली कहती है कि फैमिली हर वो चीज करती है। और थॉमस से कहती है कि तुम्हारे पास और कुछ नहीं है इस मीटिंग में कहने के लिए। इस पे थॉमस मना कर देता है और कहता है कि औरतों के बिजनेस में और कुछ नहीं। और इस पे पॉली कहती है कि ये बिजनेस औरतों का था जब तुम लड़के जंग में थे। और इस पे पॉली थॉमस से कहती है कि क्या बदला। और इस पे थॉमस कहता है कि हम वापस लौट आए। और जहाँ सड़क पर एक आदमी कहता है कि वो परम पिता परमेश्वर है, ऑलमाइटी है, जिससे तुम छुप नहीं सकते। और कहता है कि न्याय हर किसी को मिलता है और न्याय आ रहा है। और जहाँ एक तरफ मिस्टर चेस्टल कैम्पबेल गाड़ी में बैठ के शहर की तरफ देख रहा है, जहाँ लोग उससे बोलते हैं जाओ यहाँ से, बच्चे पत्थर मारने लगते हैं गाड़ी पे। और इस पे ड्राइवर मिस्टर चेस्टल कैम्पबेल से कहता है यहीं तक है आपका स्थान, मैं इससे आगे जा नहीं सकता। और जहाँ पॉली चर्च में बैठी होती है और थॉमस आता है और साथ में बैठ जाता है। और पॉली से कहता है कि मेरे पास 10 मिनट है, तुम क्या चाहती हो। और इस पे पॉली कहती है कि एक एक्सप्लेनेशन। और कहती है कि तुम बता सकते थे कि तुम कुछ छुपा रहे हो। और कहती है कि लोग यहाँ बातें करते रहते हैं, जिसमें से कुछ लोग BSA के लिए काम करते हैं। और कहती है कि मैं फैक्ट्री हैंड्स की वाइफ से बात कर रही थी और डिटेक्टिव क्वेश्चन पूछ रहे हैं प्रूफिंग शॉप में। और थॉमस से कहती है कि बोलो, भगवान और आंट पॉली सुन रहे हैं। और इसमें थॉमस थोड़ी देर चुप रहने के बाद बताता है कि मेरा एक बायर था लंदन में जिसका मोटरसाइकिल का बिजनेस है। और कहता है कि मैंने अपने आदमी से 4 बाइक चुराने के लिए कहा, वो भी पेट्रोल इंजन की। और बताता है कि शायद मेरे आदमी नशे में थे और उन्होंने गलती से दूसरे बक्सों को उठा लिया और उन्होंने इसे चार्ली के स्ट्रॉन्ग यार्ड में छोड़ दिया जैसा हम सहमत हुए थे। और आगे थॉमस बताता है कि उसमें हमें 25 मशीन गन मिली और 10,000 के करीब एम्यूनिशन। और पॉली को बताता है कि 50 सेमी ऑटोमेटिक राइफल और 200 पिस्टल विद सेल्स। और इस पे पॉली कहती है कि टॉमी ये क्या कर दिया। और इस पे टॉमी बताता है कि सब लीबिया के लिए बंधी थी। और इस पे पॉली बोलती है कि यही कारण है कि इन्होंने बेलफास्ट से पुलिस वाले भेजे थे। और इस पे थॉमस कहता है क्या पता हो सकता है और ना भी। और इस पे पॉली कहती है कि तुम फांसी पर लटक जाओगे अगर तुमने उन गनों को किसी को बेचा जो इसका यूज करते हैं। और कहती है कि उन गनों को ऐसी जगह पर रख दो जहाँ पुलिस वाले उन्हें ढूंढ सके। और कहती है कि शायद उन्हें पता चल जाए कि ये किसी के गलत हाथों में नहीं पड़ी है। और थॉमस से कहती है कि चार्ली से कहो कि वो आज रात ही रख दे। और इस पे थॉमस कहता है नहीं। तो इस पे पॉली कहती है कि तुम इसे सही करोगे, तुम्हारे पास तुम्हारी माँ जैसी आंखें हैं। और कहती है कि तुम्हारा बाप राक्षस था, अपनी माँ को जीतने दो टॉमी। और ऐसा कह के पॉली वहाँ से चली जाती है। और जहाँ पर एक तरफ एक लड़की बार में आते हुए कहती है कि मैं यहाँ जॉब के लिए आई हूँ। और इस पे बारटेंडर कहता है कि क्या तुम पागल हो, क्या तुम इस प्लेस के बारे में जानते भी हो। और इस पे लड़की कहती है कि मैंने यहाँ एडवर्टाइजमेंट के बारे में देखा था। और बारटेंडर कहता है कि जॉब भर चुकी है। और इस पे लड़की कहती है कि ये जॉब कल ही पेपर में आई थी। और इस पे बारटेंडर कहता है कि मैं तुम्हारे भले के लिए ही कह रहा हूँ। और इस पे लड़की कहती है मुझे भला नहीं चाहिए, मुझे जॉब चाहिए। और लड़की बारटेंडर को बोलती है कि मेरे पास एक्सपीरियंस और रेफरेंस भी हो। तो इस पे बारटेंडर देखते हुए कहता है कि तुम आयरलैंड में कौन से भाग से हो। तो इस पे लड़की कहती है कि गैलवे से। और लड़की कहती है कि मैं गाना भी गाती हूँ, आयरलैंड में मेरा गाना सबको रुला देता था। तो इस पे बारटेंडर खुशी खुशी राजी हो जाता है। और बात करें मिस्टर चेस्टल कैम्पबेल की, जो अपने अपार्टमेंट पे आते हुए अपने कॉमरेड से कहते हैं कि पीकी ब्लाइंडर्स से तुम ज़्यादा बुरे हो। और कहता है कि जब से जंग हुई है तब से जो घूस लेते हैं और जो अलग तरीके से जीते हैं तुम उनसे बुरे हो। और कहता है कि भगवान तुम्हें माफ़ ना करे अपनी यूनिफॉर्म गंदी करने के लिए। और कहता है कि मुझे तुम में से किसी पे भी विश्वास नहीं है जब तक तुम मेरा विश्वास नहीं जीतते। और कहता है कि यहाँ मैं कुछ आदमी लाया हूँ जो तुमसे भी अच्छी रैंक ले सके, अच्छे आदमी। और कहता है कि सूरज ढलने से पहले ये अपनी यूनिफॉर्म में होंगे शपथ लिए हुए, और कल सुबह ये उन रोड पे होंगे। और ये कह के चला जाता है कि भगवान उनकी मदद करे जो हमारे रास्ते में खड़े होंगे। जहाँ एक तरफ आर्थर शेल्बी को पुलिस पकड़ लेती है और मिस्टर चेस्टल कैम्पबेल के पास ले आती है। और जहाँ कैम्पबेल बोलता है कि पीकी ब्लाइंडर का लीड पैक डॉग, और कहता है कि मेरी तरफ देख, और तभी उसे घुसा मारता है। और उसकी टोपी देख के कहता है कि तुम्हारी यूनिफॉर्म बहुत टेरिफाइंग है। और कहता है कि उसके पास गन है क्या। और इस पे सिपाही कहते हैं कि नहीं गन नहीं, उसके पास बेल्ट में एक चाकू है। और मिस्टर कैम्पबेल आर्थर से कहता है कि इस दुनिया में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे पता क्या लगती है, सच। और आर्थर से कहता है कि तुम्हें उस चोरी के बारे में क्या पता है। और इस पर आर्थर कहता है कौन सी चोरी। और इस पे कैम्पबेल दोबारा कहता है कि मैं तुमसे दोबारा पूछता हूँ कि तुम चोरी के बारे में क्या जानते हो। और इस पे आर्थर कहता है कि मैं भगवान की कसम खाता हूँ मैं किसी चोरी के बारे में नहीं जानता। और इस पे कैम्पबेल आर्थर की उंगली मोड़ के कहता है कि 35 सालों से मैं तुम जैसे एनिमल से डील कर रहा हूँ और मैं हवा को सूंघ के बता सकता हूँ कि तुम झूठ बोल रहे हो या सच। और इस पे आर्थर कहता है कि मैं झूठ नहीं बोल रहा। और इस पे कैम्पबेल कहता है कि मुझे तुम्हारी आंखों में कोई इंटरेस्टिंग चीज नहीं लग रही। और कहता है कि ये बात याद रखना, ये मेरी पावर के अंदर है, तुम और तुम्हारी घटिया फैमिली को मैं कभी भी घसीट सकता हूँ। और बोलता है कि दूसरी तरफ हम दोनों एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। और ये कह के कैम्पबेल चला जाता है। और जहाँ एक तरफ थॉमस अपने भाई आर्थर की मरहम पट्टी करने में लगा पड़ा है और अपने भाई से कहता है कि तुम ठीक। जहाँ एक तरफ आर्थर
आर्थर थॉमस को बताता है कि कैम्पबेल कह रहा है कि उसे मिस्टर चर्चिल ने ब्रिमिंघम में भेजा है और बताता है कि कुछ चोरी के बारे में, और थॉमस को बताता है कि वो हमारी मदद करना चाहता है। तो इस पर जॉन बोलता है कि हम कॉपर्स की मदद नहीं करते, और फिर आर्थर थॉमस से कहता है कि उसके पास सभी जंग के रिकॉर्ड है और वो जानता है कि हम वतनी हैं उसी की तरह। और आर्थर को बताता है कि मैंने उससे ये कहा कि हमारी फैमिली मीटिंग होगी जिसमें वोट डलेंगे, और थॉमस से कहता है कि तुम्हारे साथ क्या गलत हुआ है, तुम आजकल बड़ा अजीब सा व्यवहार कर रहे हो। और इस पे पॉली कहती है कि अगर मैं जानती तो तुम्हें बता देती। और जहाँ एक तरफ बाद में ग्रेस गाना गा रही है और उसी वक्त टॉमी आ जाता है, तो हैरी उससे कहता है कि हमने जंग से गाना नहीं गाया। और इस पर टॉमी कहता है कि तुम्हें ऐसा क्यों लगता है हैरी। और जब टॉमी सो रहा होता है तो उसे वही पुरानी याद आती है जब फ्रांस में टनल में डैनी उसे आवाज़ मार रहा होता है, और उसी टनल में थॉमस, डैनी और फ्रेडी होते हैं, और जहाँ उस टनल में सिपाही डैनी को पीट रहे होते हैं और डैनी आवाज़ मार रहा होता है, और तभी थॉमस इसी सपने से उठ जाता है। और जहाँ एक तरफ डैनी पागलों की तरह रोड में फिर रहा है और उसे वही याद सताती है जो उसे फ्रांस में टनल में हुई थी। और जहाँ एक तरफ कैफे का मालिक बाहर आके कहता है कि हमने आज बंद कर दिया है, जाओ यहाँ से। और डैनी से कहता है कि अपने घर जाओ क्रेजी मैन। और इस पर डैनी अभी भी यही बोल रहा है कि वो मुझे मार देंगे। और तभी कैफे का मालिक डैनी को चक्कू दिखा के डराने की कोशिश करता है, और डैनी उस चक्कू को देख के और भी डर जाता है और कहता है कि वो मुझे मार देंगे, और वो चक्कू कैफे के मालिक को मार देता है और वहाँ से भाग जाता है। और जहाँ पर एक तरफ मिस्टर कैम्पबेल मिस्टर चर्चिल से मिलता है और कहता है कि आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। और इस पे मिस्टर चर्चिल कहता है कि तुम्हारा काम कैसा चल रहा है। और इस पे मिस्टर कैम्पबेल कहता है कि मैंने कमांड नेटवर्क सेटअप किया है और मेरे पास शहर में कुछ एजेंट्स हैं जो मेरे कहने पे काम करते हैं। और इस पे मिस्टर चर्चिल कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि गन किसने चुराई होंगी, और कहता है कि कम्युनिस्ट या फेनिनिस्ट। और इस पे कैम्पबेल कहता है कि अगर ये आईआरए फेनिनिस्ट होंगे तो मैं उन्हें ढूंढ लूंगा और गन्स भी ढूंढ लूंगा। और कहता है कि अगर ये कम्युनिस्ट हुए तो मैं उन्हें भी ढूंढ लूंगा और गन्स भी। और इस पे मिस्टर चर्चिल कहता है कि मैंने तुम्हें चुना है क्योंकि तुम इफेक्टिव हो, और कहता है याद रहे ये इंग्लैंड है, बेलफास्ट नहीं। और कहता है कि यहाँ बॉडी को रिवर में फेंक दिया जाता है, और याद रहे तुम्हारी वो जो गन वाली बात है वो न्यूज़पेपर में ना आए। और कहता है अगर लाशें भी बिछाने पड़े तो बिछाओ, लेकिन गड्ढा खोद। और जहाँ एक तरफ थॉमस अंकल चार्ली से कहता है कि मैंने अपना माइंड चेंज कर लिया उन गन्स के बारे में। इस पे चार्ली कहता है कि किसके बारे में। और इस पे थॉमस कहता है कि मेरे पास एक अल्टरनेटिव स्ट्रेटजी है। और चार्ली से कहता है कि जब बोट्स तुम्हारे यार्ड छोड़ेगी तो ये तुम्हारी प्रॉब्लम नहीं होगी। और इस पे चार्ली कहता है कि क्या तुम पागल हो गए टॉमी। और कहता है कि उन्होंने इस चीज को ढूंढने के लिए पूरी फकिंग आर्मी भेज दी। और इस पे टॉमी कहता है कि अगर उन्हें इस चीजों की इतनी ज्यादा जरूरत है तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कहता है कि जब किस्मत तुम्हारी झोले में इतनी कीमती चीज डाले तो उसे नदी के किनारे नहीं छोड़ना चाहिए। और इस पे चार्ली कहता है कि क्या तुम दूसरी जंग चाहते हो। और इस पे टॉमी ये कहकर चला जाता है कि बाय द ऑर्डर ऑफ पीकी ब्लाइंडर। और जहाँ एक तरफ मिस्टर कैम्पबेल किसी का इंतजार कर रहा है, और वो इंतजार कर रहा है ग्रेस का, और ग्रेस एक्चुअली में काम करती है मिस्टर कैम्पबेल के लिए। और इस पे ग्रेस कैम्पबेल से कहती है कि क्या तुम्हें कुछ मिला जिससे मेरी मदद की जा सके। और इस पे कैम्पबेल कहता है कि मैंने पीकी ब्लाइंडर के हेड से इंट्रोगेशन की थी लेकिन उसने कुछ नहीं बताया। और कैम्पबेल बताता है कि मुझे नहीं लगता कि फैमिली का हेड पीकी ब्लाइंडर का आर्थर है। और इस पे ग्रेस कहती है कि आर्थर नहीं थॉमस है। और जहाँ एक तरफ थॉमस डैनी को बताता है कि जो तुमने आदमी मारा वो एक इटालियन था, और बताता है कि उस पार जो आदमी खड़े हैं वो उसके भाई हैं। और कहता है कि हमारे बीच और इटालियंस के बीच जंग को रोकने के लिए मैंने उनसे खुद कहा है कि मैं तुम्हें मारूंगा, और यहाँ वो एक फिटनेस के रूप में आए हैं। इस पर डैनी कहता है कि तुम मेरे बच्चे और रोजी को देखोगे, और कहता है कि तुम उसे अच्छी शिक्षा दोगे। और टॉमी से कहता है कि मुझे यहाँ वहाँ कहीं मत दफनाना, मुझे एक हील में दफनाना। और थॉमस डैनी से कहता है कि तुम एक अच्छे आदमी। और तभी थॉमस डैनी पे गन तानते हुए कहता है कि इन द ब्लीक मिड विंटर, और गोली चला देता है और डैनी नीचे गिर जाता है। और वहाँ जो इटालियंस होते हैं उन्हें लगता है कि डैनी मर गया है और वो वहाँ से चले जाते हैं। और जहाँ एक तरफ आर्थर आके टॉमी से कहता है कि मोनागन बॉय जीत गया, और इस पर टॉमी कहता है कि हाँ वो जीत गया। और आर्थर से कहता है कि क्या तुम जानते हो अगली बार भी वही जीतेगा। और कहता है कि और तीसरी बार करेंगे तो हमारे साथ पूरा ब्रिमिंघम बैटिंग लगाएगा। और कहता है कि सोचो इसके बारे में। और जहाँ एक तरफ बोट में डैनी को गोली मार के गिरा दिया जाता है, उस बोट में अंकल चार्ली बैठा होता है और डैनी से कहता है कि डैनी तुम ठीक हो। और इस पे डैनी कहता है कि मैं अभी भी शौक में हूँ, और कहता है कि तुम श्योर हो कि यही हेवन है। और इस पे चार्ली कहता है कि अगर ये हेवन होता तो मैं यहाँ क्या कर रहा होता। और कहता है कि टॉमी चाहता था कि तुम ये सोचो कि ये असली हो एकदम। और इस पे डैनी कहता है कि अब तुम मुझे कहाँ ले जा रहे हो। और इस पे चार्ली कहता है लंदन, टॉमी के पास तुम्हारे लिए एक जॉब है। और डैनी से कहता है कि अब से तुम एक पीकी ब्लाइंडर हो। और जहाँ एक तरफ पॉली थॉमस से कहते हैं कि क्या तुमने सही चीज़ की, और इस पे थॉमस कहता है कि हाँ मैंने सही चीज़ की। और यही था पीकी ब्लाइंडर का एपिसोड 1।